हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर के अंदर एमसीटी के अंदर मोड तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है ना। मोड तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं इंक्लूडिंग दो 2 लेक्चर्स। अगर आप वो 2 लेक्चर्स देख लोगे तो आपका पहले जो 2 लेक्चर्स वो देख लोगे तो आपका मोड तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आज जो हमें शुरू करना है वो है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा सारा हो चुका है कंटेंट और इसके नीचे का आज हमें शुरू करना है। जिन लोगों ने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो एक बार देख लेना, ठीक है ना। बहुत इजी है, कोई भी डाउट होगा तो पूछना नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपके पास अभी आज फ्राइडे है, अभी आप लोगों के पास सैटरडे संडे 2 दिन का वक्त है। तो अब वो 2 लेक्चर्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख लेना 2 दिन में प्लीज़, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है, आराम से समझ आ जाएगा। कोई डाउट्स हो तो क्लास में पूछना, और अगर जिसने देख लिए लेक्चर्स उनको डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। चलिए। सर हाँ, मुझे मीन की प्रॉपर्टीज समझ नहीं आई। मीन की प्रॉपर्टी समझ नहीं आई? ओके, समझा देता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी में दिक्कत आई? सब मीन की फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी में दिक्कत आई, ओके। बाकी हो गई? यस सर। ओके। जो सबसे इजी प्रॉपर्टी है उसमें दिक्कत आई आपको, बताओ ज़रा। कोई नहीं। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपकी सारी ऑब्जर्वेशंस सेम हैं, लेट से क्लास में आप लोगों का टेस्ट लिया और सभी के टेस्ट में आउट ऑफ 25 12 नंबर है, जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया सबके 12 है, ठीक है ना। मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों ने टेस्ट दिया है। तो अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ आपके मार्क्स का तो क्या आएगा? 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 4 5 6 7 अपॉन 7। अच्छा 12 को 7 टाइम्स ऐड करो या 12 मल्टीप्लाई बाय 7 करो, बात तो एक ही होती है। 7 और 7 कट गया, अल्टीमेट आंसर क्या आ गया? 12। यानी कि क्या कंक्लूजन निकला कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम है तो उनका अरिथमेटिक मीन भी वही सेम नंबर होगा, कोई चेंज नहीं आता। तो इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम, लेट से k, देन देयर अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो k। हमारे केस में k की जगह क्या है? 12। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम से 12 देन अरिथमेटिक मीन इज ऑल्सो 12। अब समझ आ गई भारती? सर पल्लवी। अच्छा पल्लवी आपने पूछी थी, ओके, मुझे लगा भारती की आवाज़ है। अब समझ आ गई पल्लवी? यस सर। ओके, ये तो थी पहली प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है वो सुन लो। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं अलग अलग, जैसे कि 5 ले ली, एक 12 ले ली, एक 14, एक 15 और एक और ले लेते हैं। क्या लेंगे अभी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पहले मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूँ इन सबका टोटल क्या आ रहा है। तो 5 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15 ये आ रहा है 46। तो मैंने अगली ऑब्जर्वेशन ले ली 19। तो 46 प्लस 19 होता है 65। तो इन सबका टोटल आ गया 65। अब मैंने क्या किया? अरिथमेटिक मीन निकाला 65 अपॉन 5, ठीक है ना। 65 अपॉन 5 कितना होता है? 13। तो आपका अरिथमेटिक मीन जो है वो 13 आ गया इस डेटा का। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं सम ऑफ डेविएशंस निकालता हूँ। डेविएशंस का मतलब होता है x में कोई भी नंबर माइनस करना, कोई भी नंबर माइनस करो, डेविएशंस आती हैं। बट प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी बोलती है कि जो आपको डेविएशंस लेनी है वो लेनी है फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, यानी x में कोई भी नंबर माइनस नहीं करना, x में x बार माइनस करना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। यानी x में आप कुछ भी माइनस करो उसको डेविएशन बोलते हैं। फिर चाहे वो कोई और नंबर हो, चाहे वो अरिथमेटिक मीन हो, चाहे वो मीडियन हो, चाहे वो मोड हो, अगर आप x में यानी कि अपने डेटा में कोई भी एक नंबर माइनस कर रहे हो तो आपको डेविएशंस निकल करके आ जाती हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलती है कि जो डेविएशंस निकालनी है ये कैसे निकालनी है? x में अरिथमेटिक मीन माइनस करके। क्या लिखा है? टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। आपके पास क्या आंसर आएगा? 5 माइनस 13 माइनस 8, 12 माइनस 13 माइनस 1, 14 माइनस 13 1, 15 माइनस 13 2 एंड 19 माइनस 13 6।
अब इन सब का जो टोटल है वो हमेशा 0 होगा। ये बोलती है प्रॉपर्टी नंबर 2। द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशंस, ठीक है ना, हम क्या करें, अगर इन सारे डिविएशंस को ऐड करें, ठीक है ना, इज ऑलवेज 0, तो ये जो आंसर है ये हमेशा 0 होता है। तो देखो -8 -1 कितना होता है, -9, और 6 + 2 + 1 कितना होता है, +9, तो -9 + 9 0 आएगा। अब अगर मैं डिविएशंस x में कोई और नंबर माइनस करके निकालता, फॉर एग्जांपल मैं मीडियन माइनस करके निकालता, मीडियन क्या होता है, मिडल ऑब्जर्वेशन, तो 5, 12, 14, 15, 19, तो मिडल ऑब्जर्वेशन क्या है, 14, तो मैं क्या करूँगा, मैं अब मीडियन में से माइनस कर रहा हूँ, मतलब मीडियन माइनस कर रहा हूँ, अपने ऑब्जर्वेशंस में मीडियन माइनस कर रहा हूँ, तो 5 - 14 -9, 12 - 14 -2, 14 - 14 0, 15 - 14 1 और 19 - 14 5। अब ये जो आंसर आएगा ये 0 नहीं होगा, ये कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं होगा। देखो -9 - 2 कितना हो गया, -11, और 5 + 1 कितना हो गया, 6, तो -11 और 6 कितना हो गया, -5। हाँ, तो ये आंसर जो है ये 0 अगर आपको चाहिए, अगर ये आंसर आपको 0 चाहिए, यानी डिविएशंस का सम आपको 0 चाहिए, तो हमेशा डिविएशंस कहाँ से लो, अरिथमेटिक मीन से लो, तभी आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ डिविएशंस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम, तो आपको डिविएशंस कहाँ से लेनी है, टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ x - x बार इज ऑलवेज 0। अच्छा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी यूज़ कर रखा है, यानी कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज होती, कौन सीरीज, डिस्क्रीट, तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी होती, लेट से 2, 4, 5, 3, 1, ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगर मैं इस डेटा का अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ तो क्या आएगा, ये सब तो मुझे हटाना पड़ेगा, इन सब डेटा का अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए मुझे fx निकालना पड़ेगा पहले तो। 5 2 = 10, 12 4 = 48, 14 5 = 70, 15 3 = 45 एंड 19 1 = 19। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लेते हैं, 6 + 5 11 + 3 14 + 1 15। इनका भी टोटल कर लेते हैं, 10 + 48 + 70 + 45 + 19, ये आंसर आ रहा है 192। अब अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 192 को डिवाइड कर दूंगा बाय 15, तो 192 डिवाइड बाय 15 होता है 12.8। अब मैं अगेन क्या करूँगा, x - x बार यानी कि डिविएशंस निकालूंगा, यानी कि x में अरिथमेटिक मीन माइनस करके डिविएशंस निकालूंगा, तो x है 5 - 12.8 होता है -7.8, फिर 12 - 12.8 होता है -0.8, फिर 14 - 12.8 होता है 1.2, 15 - 12.8 होता है 2.2, ठीक है ना, फिर 19 माइनस ये हो जाएगा 7.2। अब अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, नहीं, अब 0 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपने कितनी डेविएशंस को ऐड किया है, 6, बट जितनी ऑब्जर्वेशंस है उतनी ही डेविएशन होनी चाहिए, हाँ या ना। अब ऑब्जर्वेशन कितनी है, 15, और आप कितनी डेविएशंस को ऐड कर रहे हो, 5, तो आंसर 0 कहाँ से आ जाएगा भाई, नहीं आएगा। तो आपको अगर आंसर 0 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी डेविएशन है सबको ऐड करना है। अब कितनी डेविएशन है सुनो, -7.8 2 बार, ठीक है ना, -0.8 4 बार, ठीक है ना, फिर 1.2 5 बार, फिर 2.2 3 बार, और फिर 7.2 1 बार। अब अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो मेरा आंसर 0 आएगा। बात समझ आ रही है। तो क्योंकि मुझे अगर सम ऑफ डेविएशंस निकालना है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, तो मैं इन सबको ऐड करके ये बोलूँ कि मेरा सम ऑफ डेविएशंस आ गया, ये बात गलत है, क्योंकि डेविएशंस उतनी ही होंगी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 15 है तो आपकी डेविएशंस भी 15 होनी चाहिए, और आप अगर इन सबको ऐड कर रहे हो तो आप सिर्फ 5 डेविएशंस को ऐड कर रहे हो, 6 गलत बोल रहा था मैं, 5 डेविएशंस को ऐड कर रहे हो, तो 5 डेविएशंस को ऐड करके अगर आंसर 0 आने लग जाए तो वह प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी फिर तो।
प्रॉपर्टी गलत हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि जितनी भी डेविएशन है उनको मल्टीप्लाई करो उनकी फ्रीक्वेंसी से। तो मैंने वही किया। क्या मैं इस कॉलम को बोल सकता हूँ कि मैंने फ्रीक्वेंसी और डेविएशंस को मल्टीप्लाई करके लिखा है? फ्रीक्वेंसी 2 और डेविएशन -1.8, फ्रीक्वेंसी 4 और डेविएशन -0.8, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। इसका आंसर 0 आएगा। करके देख लेते हैं। जाइए 7.8 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होता है -15.6, ये होगा -3.2, ये होगा 1.6, ये होगा 6.6 और ये होगा 7.2। इन सबको ऐड करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 6 प्लस 6.6 प्लस 7.2, ये आंसर आ गया आपका 19.8 और ये आंसर आ जाएगा 19, ये आंसर आ जाएगा आपका 15, 16, 17, 18.8। मैंने कुछ गलत ऐड कर दिया। 6 प्लस 6.6 प्लस 7.2, मैंने कुछ तो गलत कर दिया है। 15, 16, 17, 18, क्या गलत किया देखना पड़ेगा। 7.8 मल्टीप्लाई बाय 2 15.6, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 4 3.2, इनका सम टोटल 18.8 आ गया। ठीक है। फिर 1.2 मल्टीप्लाई बाय 5 6 आ गया। 2.2 मल्टीप्लाई बाय 3 6.6 आ गया और 2.2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 7.2 आ गया। ठीक है। 2 4 5 3 1, 2 4 5 3 1, ठीक है। डिविएशंस जो हैं वो सही निकालिए हैं क्या? तो 5 माइनस 12.8 7.8, ठीक है। 12 माइनस 12.8 -0.8, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। फिर 14 माइनस 12.8 1.2, ठीक है। फिर 15 माइनस 12.8 2.2, ठीक है। और फिर 19 माइनस 12.8, अरे 6.2 होगा, ये गलत कर दिया ना, ये 6.2 होगा, ये 6.2 होगा और ये भी 6.2 होगा। ठीक है। तो 6.2, तो ये 18.8 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया -18.8, ये हो गया +18.8, तो आंसर आ गया 0। ठीक है ना। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। बताओ समझ आ गई? यस सर। चलिए अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है कि भाई अगर चेंज ऑफ ओरिजिन होगा तो आपका अरिथमेटिक मीन भी चेंज हो जाएगा। मैं पहले ये लिखा क्या बाद में पढ़ाता हूँ, पहले मैं आपको समझा देता हूँ प्रॉपर्टी क्या है। अगर मेरे पास ओल्ड डेटा है, कुछ बच्चों का 20 नंबर का टेस्ट था, एक बच्चे के 5 आए, एक के 8 आए, एक के 9 आए, एक के 10 आए, एक के 12 आए और एक के मान के चलो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 ही ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5 + 8 + 9 + 10 + 12, मैं इस ऑब्जर्वेशन को क्या कर रहा हूँ 13 कर देता हूँ 13, तो इसका टोटल मेरा 45 आ जाएगा। ठीक है ना। तो मेरा अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा 45/5 यानी कि 9। तो ये जो डेटा है मेरे पास, इसका अरिथमेटिक मीन कितना आ गया मेरे पास 9 आ गया। ठीक है ना। अब चेंज ऑफ ओरिजिन क्या बोलता है? चेंज ऑफ ओरिजिन बोलता है कि अगर एक मैं नया वेरिएबल बनाऊं y वेरिएबल, और ये y वेरिएबल कैसे बनाऊं? ओल्ड वेरिएबल में कुछ प्लस या माइनस करके। मैं प्लस करके दिखाता हूं। पहले मैंने प्लस कर दिया 5। तो अगर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊं कैसे? ओल्ड वेरिएबल में कोई एक नंबर ऐड करके। तो नया वेरिएबल 5 + 5 10, 18 + 5 13, 19 9 + 5 14, फिर 10 + 5 15 और 13 + 5 18 हो जाएगा। अब अगर मुझे नए डेटा का अरिथमेटिक मीन चाहिए, यानी कि मुझे y बार निकालना है, नए डेटा का अरिथमेटिक मीन, तो मैं एक तो तरीका क्या है, इन सबको ऐड करूं, अपन 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये हो जाएगा ओल्ड अरिथमेटिक मीन +5, यानी कि अगर नया वेरिएबल आया है कैसे, ओल्ड वेरिएबल में 5 ऐड करके, तो नए वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन भी कैसे आ जाएगा, ओल्ड वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन में 5 ऐड करके। ओल्ड वेरिएबल का अरिथमेटिक मीन था 9, तो 9 + 5 आंसर आ जाएगा 14। निकाल करके देख लो
10 प्लस 13 23, 23 प्लस 14 37, 37 प्लस 15 62, 62 प्लस 18 80, और 80/5 कितना होता है? 14 होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या? 70 आएगा। 70 आएगा। ओके ओके। तो मैं सोचा तो 16 होता है आंसर, 14 नहीं होता। तो इनका एडिशन कर लेना, आंसर 70 आएगा। ठीक है ना, मैं कुछ गलत कर दिया एडिशन करते वक्त। चलिए, अब इसी तरीके से चेंज ऑफ ओरिजिन क्या बोलता है? अभी तो हमने क्या किया, ओल्ड वेरिएबल में एक न्यू वेरिएबल, एक नया कांस्टेंट ऐड किया, तो एक नया वेरिएबल आ गया y। अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक नया वेरिएबल है z, और वो कैसा है? ओल्ड वेरिएबल में माइनस करके 2, यानी कि मेरा z वेरिएबल कैसा है? ओल्ड वेरिएबल में 2 माइनस करके, तो हो जाएगा 5 - 2, 8 - 2, 9 - 2, 10 - 2 और 13 - 2। तो अगर मुझे z ऑब्जर्वेशन का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूँगा? ओल्ड अरिथमेटिक मीन -2, यानी कि 7 आंसर आ जाएगा। निकाल के देख लेते हैं। 3 + 6 9, 9 + 7 16, 16 + 8 24, 24 + 11 25 और 35, और 35/5 कितना होता है? 7 होता है। तो ये हो गई चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी। समझ आ गई? तो देखो वही लिखा है, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, यानी कि प्लस या माइनस, अगर ऑब्जर्वेशन की हर एक ऑब्जर्वेशन कितनी ऑब्जर्वेशन है? पे 5, 5 8 9 10 या 13, ये 5 ऑब्जर्वेशन है। हर ऑब्जर्वेशन इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए बाय अ कांस्टेंट के, किसी एक कांस्टेंट के से। तो पहले केस में हमारा कांस्टेंट के +5 था, दूसरे केस में हमारा कांस्टेंट के -2 था। देन अरिथमेटिक मीन ऑफ न्यू डेटा ऑल्सो गेट्स इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय के। तो जो नए डेटा का अरिथमेटिक मीन होगा वो भी उसी के से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। देखो, जब मैंने y बार निकाला तो क्या हुआ? ओल्ड अरिथमेटिक मीन में +5 यानी कि 14, और जब मैंने z बार निकाला तो क्या हुआ? ओल्ड अरिथमेटिक मीन में -2 यानी कि 7। ठीक है ना, ईजी है प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से जो अगली प्रॉपर्टी है वो जो है चेंज ऑफ स्केल की। चेंज ऑफ ओरिजिन बात करता है कि अगर पुराने ऑब्जर्वेशंस के अंदर कोई भी एक नंबर ऐड किया जाए या माइनस किया जाए। चेंज ऑफ स्केल बात करता है कि अगर ओल्ड डेटा के अंदर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, ठीक है ना, तो आंसर जो नया अरिथमेटिक मीन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास ओल्ड डेटा था 2 5 7 8 एंड 13, अगर मैं इस डेटा का अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ, x बार निकालता हूँ, तो आएगा 7 + 7 14, 14 + 8 22, 22 + 13 35, तो 35/5 आ जाएगा 7। अब मैं अगर नया डेटा लिखता हूँ y, और नया डेटा आया कैसे है? ओल्ड डेटा में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से। लेट से मैंने 5 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 5, 5 × 5, 7 × 5, 8 × 5 और 13 × 5। तो जो मेरा नया डेटा है इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो भी क्या हो जाएगा? ओल्ड डेटा का अरिथमेटिक मीन × 5, यानी कि 35। और जी निकाल के देखें। 10 + 25 35, 35 + 35 70, 70 + 40 110, 110 + 65 175, 175/5 कितना होता है? ये होता है 35। ठीक है जी, आंसर सेम आ गया। क्लियर है? इजी। अब इसी तरीके से क्या बोलता है ये कि अगर मेरे पास न्यू डेटा है और इस न्यू डेटा को, अगर मेरे पास ओल्ड डेटा है और ओल्ड डेटा के अंदर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास ओल्ड डेटा है x, ऑब्जर्वेशन है 5 15 25 30 और 40, ये मेरा ओल्ड डेटा है। ओल्ड डेटा, तो ओल्ड डेटा का अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन हटा दो अभी के लिए, ये वाला पार्ट हटा दो अभी के लिए, नया क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ओल्ड डेटा का अगर मैं अरिथमेटिक मीन निकालूँ तो क्या आएगा? 5 + 15 20, 20 + 25 45, 45 + 30 75 प्लस, ठीक है 115 आ गया। अब 115 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ 23, तो मेरे न्यू डेटा का अरिथमेटिक मीन है 23। अब अगर ये ओल्ड डेटा का अरिथमेटिक मीन है 23। अब मैं एक न्यू डेटा लिख रहा हूँ y,
और ये न्यू डेटा कैसे आया, न्यू डेटा आया ओल्ड डेटा को डिवाइडेड बाय 5 करने से, यानी ओल्ड डेटा को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे पास न्यू डेटा आ गया। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। अब अगर मुझे इस न्यू डेटा का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओल्ड डेटा का अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय 5, 4.6। तो देखो ये आंसर आएगा 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 8 23, 23/5 यही हो जाएगी सिचुएशन। ठीक है ना, आंसर भी सेम आ जाएगा 4.6। आ रही बात समझ। तो चेंज ऑफ ओरिजिन क्या बोलता है कि अगर आपके पास ओल्ड डेटा है, अगर आपके पास ओल्ड डेटा है और उस ओल्ड डेटा के अंदर कोई भी नंबर प्लस या कोई भी नंबर माइनस किया जाए तो आपका जो न्यू डेटा का अरिथमेटिक मीन है वो भी उसी सेम नंबर से प्लस या फिर माइनस हो जाएगा। चेंज ऑफ स्केल क्या बोलता है कि अगर आपके पास ओल्ड डेटा है और इस ओल्ड डेटा में कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो आपके पास नया डेटा आ जाएगा। अब इस नए डेटा का अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकलेगा, ओल्ड डेटा का अरिथमेटिक मीन, ओल्ड डेटा का अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय या फिर मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। हाँ उसी से, बिल्कुल उसी से। ठीक है ना, जैसे पहले केस में जब हम ये वाला का पार्ट कर रहे थे तो हमने मल्टीप्लाई किया था हर ऑब्जर्वेशन को 5 से, तो अरिथमेटिक मीन भी 7 × 5 35 आ गया था। फिर इस वाले केस में हमने ओल्ड डेटा को डिवाइड किया था 5 से, तो नया अरिथमेटिक मीन भी क्या आ गया, ओल्ड अरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 4.6। क्लियर है बात। तो हो गई चेंज ऑफ स्केल की बात। अब अगली जो प्रॉपर्टी है ये है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है ना, ये और करा देता हूँ, इसके बाद मैं सीधा ज्योमेट्रिक मीन पे आ जाऊँगा। ठीक है ना, तो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या बोलता है, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपके पास ओल्ड डेटा है, रैंडमली लिख लेता हूँ मैं कुछ 10 20 25 40 एंड 50, ये मेरा ओल्ड डेटा है, ओल्ड, ये मैंने लिखा है ओल्ड डेटा। तो इस डेटा का अरिथमेटिक मीन कितना आएगा, 30 + 25 55, 55 + 90 145, 145/5, तो आंसर आ जाएगा 29। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो ओल्ड डेटा है इसके अंदर चेंज ऑफ ओरिजिन करो एंड चेंज ऑफ स्केल करो और एक नया डेटा निकाल करके लाओ। यानी कि नया डेटा कैसे आ रहा है, ओल्ड डेटा में कोई एक नंबर मल्टीप्लाई करने से और कोई एक नंबर ऐड करने से। ठीक है ना, तो नया डेटा कैसा आया, ओल्ड ऑब्जर्वेशंस के अंदर मैंने 5 मल्टीप्लाई किया और 10 ऐड किया, तो क्या हो जाएगा 10 × 5 50 + 10 60, 20 × 5 100 + 10 110, 25 × 5 125 + 10 135, 40 × 5 200 + 10 210 और 50 × 5 250 + 10 260। अब ये जो नया डेटा है भाई, इसका अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, ओल्ड अरिथमेटिक मीन में वही नंबर मल्टीप्लाई करूँगा जो ओल्ड डेटा में मल्टीप्लाई हुआ है और वही नंबर ऐड करूँगा जो न्यू ओल्ड डेटा में ऐड हुआ है, तो मेरे पास नए डेटा का अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो देखो 29 × 5 + 10 आपका आंसर आ जाएगा। 29 × 5 + 10 होता है 155। ठीक है ना, और इसको जब आप टोटल करके डिवाइड बाय 5 करोगे तो 155 ही आएगा। आ रहा है, ठीक है ना, तो यार है 775 और 775/5 होता है 155। तो ये हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ठीक है ना, तो एक हमने चेंज ऑफ ओरिजिन पढ़ा सिर्फ, जिसमें हम प्लस या माइनस करते हैं, फिर चेंज ऑफ स्केल पढ़ा जिसके अंदर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, फिर हमने इन दोनों को मर्ज करके पढ़ा कि अगर हम ओल्ड डेटा में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करें एंड कुछ प्लस माइनस करें तो आंसर पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्लियर है, चलिए, तो देखो यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है। हाँ, फोर्थ और फिफ्थ सेम नहीं है, फोर्थ सिर्फ प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करती है और फिफ्थ मल्टीप्लाई डिवाइड की प्लस माइनस दोनों की मिलाकर के बात करती है। यानी ये बोल सकते हो कि थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को मर्ज करके फिफ्थ प्रॉपर्टी बनी है।
जो थर्ड प्रॉपर्टी है और जो फोर्थ प्रॉपर्टी उनको मर्ज करके फिफ्थ प्रॉपर्टी बनी है। थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है चेंज ऑफ ओरिजिन की बात, कुछ प्लस माइनस किया जाए तो क्या होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी बोलती है स्केल की बात, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा तो। और फिफ्थ दोनों की बात करती है कि कुछ प्लस माइनस एंड कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों चीज़ कर दी जाए तो क्या होगा। तो अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन एंड और चेंज ऑफ स्केल, विच इम्प्लाइज दैट इफ ओरिजिनल वेरिएबल एक्स इज चेंज टू अनदर वेरिएबल वाई, यानी कि अगर ओल्ड वेरिएबल को चेंज कर दिया जाए न्यू वेरिएबल में बाय अफेक्टिंग अ चेंज ऑफ ओरिजिन से ए एंड चेंज ऑफ स्केल से बी, तो क्या बोल रहे हैं कि वाई वेरिएबल कैसे आ रहा है, चेंज ऑफ ओरिजिन करके और चेंज ऑफ स्केल करके। चेंज ऑफ ओरिजिन को ये ए बोलते हैं और चेंज ऑफ स्केल को ये बी बोलते हैं, यानी कि ओल्ड वेरिएबल में चेंज ऑफ ओरिजिन किया है यानी ए ऐड किया गया होगा और चेंज ऑफ स्केल किया है बी और बी मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो ओल्ड वेरिएबल में बी मल्टीप्लाई किया और ए ऐड किया तो हमारे पास एक नया वेरिएबल आ गया क्या, वाई। तो y कैसे आ रहा है देखो a प्लस बी एक्स करके, कैसे आ रहा है a प्लस बी एक्स करके। y कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है a प्लस बी एक्स करके। x भी या बी एक्स एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो फिर क्या बोलता है, ये बोलता है कि y बार कैसे आएगा, y बार आएगा x बार को मल्टीप्लाई करो b से और उसमें ऐड कर दो a, यानी x की जगह x बार लिख दो और b और a जो भी नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई और प्लस कर दो, आपका जो नया वेरिएबल है उसका अरिथमेटिक मीन आपके पास आ जाएगा। तो यही सेम चीज़ देखो हमने यहाँ पे करी थी। हमें अगर कहाँ गया भाई वो क्वेश्चन, अगले पेज पर है क्या, ओके। अगर हमने यहाँ पे देखो क्या किया था, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें एक जनरल इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये होती है जनरल इक्वेशन। अगर हम इसको अपनी इक्वेशन से कंपेयर करें तो बताओ a क्या होगा, a क्या होगा 10 और b क्या होगा 5। तो आपको समझना है जो भी चीज़ x से मल्टीप्लाई होती है वो b होता है। तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 5, तो b हो गया 5। और जो भी चीज़ x में ऐड होती है, x में ऐड होती है वो a होता है। बताओ x में क्या ऐड हो रहा है 10, तो a हो गया 10। तो a रिप्रेजेंट करता है चेंज ऑफ ओरिजिन और b रिप्रेजेंट करता है चेंज ऑफ स्केल। तो अगर मुझे y बार निकालना है तो मैं क्या करूँगा, a यानी कि 10 प्लस b यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय x यानी कि x की जगह लिख देंगे पुराना वाला अरिथमेटिक मीन x बार 29। तो आपका वही आंसर आ जाएगा जो यहाँ पर आ रहा था, 29 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 या फिर 29 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10, बात एक ही होती है, ठीक है ना। बॉड मास रूल पता है ना, बॉड मास क्या बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, ठीक है ना, फिर DMAS क्या था, अगर यहाँ पे हम अप्लाई करें तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करो फिर बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करो। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर 10 प्लस 5 इंटू 29 होगा, 10 प्लस 5 यानी कि 15 इंटू 29, ये चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाय 29 पता है कितना होता है, ये होता है 435। तो बॉड मास रूल क्या बोलता है कि अगर प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों का साइन है तो पहले मल्टीप्लाई वाला साइन सॉल्व करो बाद में प्लस वाला साइन सॉल्व करो। तो पहले मल्टीप्लाई वाला साइन सॉल्व होगा यानी कि 5 और 29 मल्टीप्लाई होंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें 10 ऐड होगा। चलिए तो आंसर आ जाएगा 155, ठीक है ना। बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं 6th 7th 8th 9th प्रॉपर्टीज़ ये आप लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 देख लेना, उसके अंदर डिटेल में मैंने बताई हैं, अच्छे से समझ आ जाएंगी, कर लेना। जिनने देख लिए लेक्चर्स वेरी गुड, जिनने नहीं देखे प्लीज़ रिक्वेस्ट है सैटरडे संडे आ रहा है देख लेना, क्योंकि फिर इसका टेस्ट होगा और फिर आप बोलोगे सर हमने लेक्चर्स देखे नहीं, हम टेस्ट मत लो, फिर मैं आप लोगों को वो नहीं करूँगा कि भाई पोस्टपोन कर दिया, मैं लेकर ही रहूँगा। फिर आप लोगों को इसलिए कर लेना है लेक्चर्स, कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रिलेशनशिप बिटवीन मीन इमीडिएट मोड ये पहले 2 लेक्चर्स में कवर हो गया था, इतना पार्ट आप लेक्चर से देख करके कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट के ऊपर। अगला जो पार्ट है वो है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। इस चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर जो है वो बात करता है एवरेजेस के बारे में, और एवरेजेस की फितरत होती है टू लाई समवेयर इन द मिडल, और इसलिए इसको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। एवरेजेस 5 होते हैं, एक होता है मीन, अरिथमेटिक मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन
और एक होता है हार्मोनिक मीन। तो ये 3 तो कंप्लीट हो गए पहले 2 लेक्चर्स के अंदर। आज हम शुरू करेंगे ज्योमेट्रिक मीन और कोशिश करेंगे कि हार्मोनिक मीन भी करें। ठीक है जी, तो ज्योमेट्रिक मीन से शुरुआत करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ n टर्म्स। ज्योमेट्रिक मीन की इतनी सी डेफिनेशन है बस। अब इसको समझते हैं क्या है। अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन है लेट से 5, 10, 20 और 25, ये 4 ऑब्जर्वेशन हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि इनका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो आप लोगों को पता है कि सर 5 + 10 + 20 + 25 अपॉन 4 कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 60/4 यानी कि 15। ठीक है जी। बट अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमें इन ऑब्जर्वेशंस को प्लस की जगह इन ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 × 10 × 20 × 25 और डिवाइडेड बाय 4 करने की जगह इनकी पावर 1/4 करना होता है, तो आपका ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। ठीक है ना। तो जो नंबर्स हम ऐड करते थे उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के लिए, और जिन नंबर्स का एडिशन हम 4 से डिवाइड करते थे उन्हीं नंबर का अब आप 4th रूट निकालोगे। अगर ये 5 नंबर्स होते तो 5 को मल्टीप्लाई करके 1/5 हो जाता, 2 होते तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/2 हो जाता। ठीक है ना, वो आ गई बात समझ। तो अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो 5 × 10 × 20 × 25, इन सब का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 25,000, 25,000 और 25,000 टू द पावर 1/4 आपको निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर पे 2 बार अंडर रूट बटन दबाऊंगा, 1, 2, तो मेरा आंसर आ जाएगा 12.5743। मैंने क्या किया, कैलकुलेटर पे 25,000 टाइप किया, टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन चारों का मल्टीप्लिकेशन ही आ रहा था, और फिर 2 बार अंडर रूट का बटन प्रेस कर दिया और मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि सर ये 2 बार अंडर रूट प्रेस करने से आंसर कैसे आ रहा है, तो इसको भी समझ लेते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 2 2 16, 16 होता है। तो 16 टू द पावर 1/4 क्या होना चाहिए? 2। 16 टू द पावर 1/4 क्या होना चाहिए? 2। तो देखो कैलकुलेटर पे जब आप 16 टाइप करते हो और एक बार अंडर रूट प्रेस करते हो तो आपका आंसर आता है 4, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। और फिर अगर आप इस आंसर को दोबारा 1/2 कर देते हो, ठीक है ना, यानी एक और बार आप अंडर रूट प्रेस कर देते हो तो आपका आंसर आ जाता है 2। यानी हमने क्या किया, 16 टाइप किया, एक बार अंडर रूट प्रेस किया 4 आ गया, एक और बार अंडर रूट प्रेस किया 2 आ गया। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 16 टू द पावर 1/4 बोल सकता हूं इसको मैं, 1/2 × 1/2, यानी 16 टू द पावर 1/4 को आप ऐसे लिख सकते हो। और इसका मतलब क्या है कि 16 प्रेस करो और 2 बार अंडर रूट प्रेस करो, ये इसका मतलब है। ठीक है ना, यही इसका मतलब है। देखो ना, अगर आपकी पावर 1/2 होती है तो आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप एक बार अंडर रूट प्रेस करते हो। अब अगर 2 बार अंडर रूट का बटन दिख रहा है आपको, 2 बार अंडर रूट दिख रहा है आपको, 2 बार स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको, तो 2 बार प्रेस कर दो। क्लियर? अगर पावर 1/8 होती तो 1/8 को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 × 1/2 × 1/2, यानी कि मैं 3 बार अंडर रूट बटन प्रेस करता हूँ, मेरा आंसर आया था। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के रैंडमली अपने आप से, ठीक है ना, और देखते हैं हमसे आंसर आते हैं नहीं आते। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, आपके पास 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, एक है 5 और एक है 10, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालें। तो हम क्या करेंगे, 5 × 10 50, क्योंकि 2 नंबर्स हैं तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 5 × 10 टू द पावर 1/2। तो 50 कैलकुलेटर पे टाइप करो और एक बार अंडर रूट का बटन दबा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 7.0710। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 2 और 8, 1, 2 और 8, ठीक है ना। अब अगर आपको इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 × 2 × 8 टू द पावर 1/3। अब 16 की पावर 1/3 क्या होता है, नहीं पता?
ठीक है ना, नहीं पता। अब कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितने स्टेप लिखवाए थे? 6 स्टेप। स्टेप 1 क्या था? मैं आपको बोल रहा हूँ क्या, कि 16 टू द पावर 1/3 आपको निकालना है। यानी कि अगर आपको a टू द पावर 1/n निकालना होता है, a टू द पावर 1/n, तो इसके 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है टाइप ए, फिर अगला स्टेप होता है प्रेस अंडर रूट बटन 12 टाइम्स, फिर अगला स्टेप होता है -1 इक्वल्स टू, फिर अगला स्टेप होता है डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू, फिर स्टेप 5 होता है +1 इक्वल्स टू, और आखिरी स्टेप स्टेप 6 होता है n2 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू कितनी बार? 12 टाइम्स। तो हम ये काम करेंगे और हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में 16 की पावर 1/3 है, तो एक ही जगह हम लोग टाइप करेंगे 16। टाइप कर दिया भाई मैंने 16 अपने कैलकुलेटर पे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार मैंने अंडर रूट दबाया। फिर -1 इज इक्वल टू, फिर डिवाइडेड बाय, क्योंकि पर 1/3 1/n की जगह 1/3 है, तो n क्या हो गया आपका? 3 हो गया। ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, फिर +1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, फिर n2 इज इक्वल टू 12 बार। बताओ जी क्या आंसर आ रहा है? सारे बच्चे बताएंगे मुझे। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? मेरा आंसर आ रहा है 2.5236। मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ इस आंसर को कैसे? मैं इस नंबर का क्यूब निकाल लेता हूँ, यानी इस नंबर को इसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2.52036 मल्टीप्लाई बाय 2.52036 मल्टीप्लाई बाय 2.52036, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 16.00। ठीक है ना, यानी कि इसका क्यूब 16 होता है। हेंस प्रूफ्ड। ठीक है जी, लो जी आ गया। क्लियर है? अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर मेरे पास 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 6 8 12, और मुझे इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा टू द पावर 1/4। तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12, 2880 की पावर 1/4। इसको मैं लिख सकता हूँ 2880 की पावर 1/2 टू द पावर 1/2, क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई होने से 1/4 हो जाएगा। यानी कि मैं 2 बार अंडर रूट प्रेस करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा 1 2। आंसर आ गया 7.3256। यानी क्या बात निकल करके आई? अगर हमारी पावर 1/2 है, या 1/4 है, या 1/8 है, या 1/16 है, तो हमको इन सभी केसेस में ये स्टेप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अंडर रूट का बटन एक बार प्रेस करके, इस केस में 2 बार प्रेस करके, इस केस में 3 बार प्रेस करके, और इस केस में 4 बार प्रेस करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। बट अगर हमारी पावर 1/2 की जगह 1/3 है, 1/4 की जगह 1/5 1/6 1/7 है, या 1/8 की जगह 1/9 1/10 1/11 1/12 1/15 कुछ भी है, तो इन दैट सिनेरियो हमको ये 6 स्टेप का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सभी को उसका आंसर निकालना है। ठीक है ना, सभी का मैं वेट करूँगा आंसर्स का। क्वेश्चन मेरा है, आपके पास 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, 5 2 4 8 10 और 6। आपको इन 6 ऑब्जर्वेशंस का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। बताइए जी क्या होगा?
बताइए जी, मेरा आंसर तो आ चुका है। देखिए ज़रा किसका आंसर आ रहा है। अगर आपको स्टेप्स देखने हैं, स्टेप्स नहीं याद, तो भाई ये स्टेप्स आपके सामने ये रहे। क्वेश्चन की ऑब्जर्वेशंस लिख लो। 5 2 4 8 10 6, 5 2 4 8 10 और 6, और ये रहे आपके वो स्टेप्स। 5.1832। वेरी गुड। ज्योमेट्रिक मीन आएगा 5.1832। किस किस का ये आंसर आ रहा है भाई, बताएं ज़रा। अभी मुझे आंसर किसने दिया था? मैंने। मनीष ने। ओके भाई, किस किस का आंसर आ रहा है 5.1832 बता दो। अर्पित, कृतिका, पल्लवी, प्रशांत, रिधिमा, सुहानी। नहीं आ रहा भाई? कृतिका, आपकी आवाज़ ना बहुत अलग सी आ रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है बोल रहे हो नहीं आ रहा। देखो भाई क्या करेंगे, सुन लो। अगर नहीं आ रहा तो हम पहले तो इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि 6 नंबर्स हैं 2⁻1/6 कर देंगे। इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा, मैं आंसर लिख देता हूँ, 5.1832225। ठीक है ना? आप सब कैलकुलेटर उठा लें अपने हाथ में, जिनका आंसर नहीं आ रहा सारे बच्चे कैलकुलेटर उठा लें। इन सब का नंबर्स का, इन 6 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन निकालें। 5 × 2 × 4 × 8 × 10 × 6, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 19,200। अब आप कैलकुलेटर पर CAC बटन प्रेस करें, यानी अपनी स्क्रीन को क्लियर करें, और अब 19,200 टाइप करें, 19,200 टाइप करें, और अब वही 6 स्टेप फॉलो करें। पहला स्टेप है 12 बार अंडर रूट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने बार बार अंडर रूट दबाया, और मेरी स्क्रीन पे जो अभी आंसर आ रहा है वो है 1.0024177859। ठीक है ना? ये हो गया पहला स्टेप। फिर अगला स्टेप होता है -1 = -1 तो आंसर सेम आंसर आ रहा है बट 0 पॉइंट के साथ आ रहा है। ठीक है ना? फिर अगला स्टेप होता है डिवाइडेड बाय n = n, हमारे केस में कितना है यहाँ पे 6, तो डिवाइडेड बाय 6 तब आंसर आ रहा है 0.00040179643। मैं हर एक स्टेप का आंसर भी लिख रहा हूँ। तो पहले स्टेप का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये। अब चौथा स्टेप होता है +1 = तो यही सेम आंसर आ जाएगा विथ 1। ठीक है ना? और फिर आखिरी स्टेप होता है * = 12 बार, तो * = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका आंसर आना चाहिए ये वाला 5.18322593915। तो पहले स्टेप का आंसर, दूसरे स्टेप का, तीसरे स्टेप का, चौथे स्टेप, 1 2 3 4, मैंने कोई एक स्टेप का आंसर नहीं लिखा क्या? अच्छा, पहला स्टेप जो होता है वो नंबर होता है, वो तो ये आ गया। फिर दूसरे स्टेप का, तीसरे स्टेप का, चौथे स्टेप का, पांचवें स्टेप का और छठे स्टेप का आंसर ये आ गया। पहला स्टेप तो होता है टाइप ए, तो वो तो यही हो गया 19,200। फिर दूसरा स्टेप होता है √12 टाइम्स, वही आ गया। फिर तीसरा स्टेप होता है -1 = फिर चौथा डिवाइड बाय n = फिर +1 = फिर * 12 बार। अब बताइए किस किस का आंसर ये आ गया? मनीष का तो पहले ही आ गया था। ओके, पल्लवी नहीं आ रहा अभी भी? सर आ गया। आ गया, ओके। तो भाई ये था आपका ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट। इट इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर असर्टेनिंग रेट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कंसिडर्ड बेस्ट if we have to find average rate of change over a period of time, if we have to find average rate of change over a
पीरियड ऑफ टाइम, एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपको डेटा गिवन है रेट, रेशियोज, परसेंटेजेस में, किस में गिवन है आपके पास डेटा? रेट, रेशियोज एंड परसेंटेजेस, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम गिवन है, अलग अलग साल का गिवन है, अलग अलग हफ्तों का गिवन है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग वो डिवाइडेड है डेटा, ठीक है ना। अलग अलग साल का, अलग अलग महीने का, अलग अलग दिन का, अलग अलग हफ्तों का डेटा है, ठीक है ना। कौन सा डेटा है? रेट, रेशियोज एंड परसेंटेज वाला, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेटा है। तो इस टाइप के डेटा के लिए आप हमेशा ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी कंपनी की पिछले 5 साल की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, या फिर नेट प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, ठीक है ना, और हमें उसका एवरेज नेट प्रॉफिट निकालना है पिछले 5 सालों का, तो हम कभी भी अरिथमेटिक मीन का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ज्योमेट्रिक मीन का सिनेरियो के अंदर, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर दिस पर्पस। चलिए जी, तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या है? जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उनको मल्टीप्लाई करो टू दी पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम आ जाते हैं डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले पर, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ, देखो बहुत इजी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास डेटा है लेट से 5, 7 और 8, मैंने टेस्ट लिया 6 बच्चों का, 2 बच्चों के 5 नंबर है, 3 बच्चों के 7 नंबर है, और 1 बच्चे के 8 नंबर है। अब मैं इस डेटा का ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा कि देखो भाई, ऑब्जर्वेशन से 5 2 बार, 7 3 बार, और 8 1 बार, और टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 6। ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्या इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1 टू दी पावर 1/6। तो क्या मैंने इसको ऐसे नहीं लिख दिया? x1 टू दी पावर f1 मल्टीप्लाई बाय x2 टू दी पावर f2 मल्टीप्लाई बाय x3 टू दी पावर f3 टू दी पावर 1/n। बताओ x1 क्या है? x1 है पहली ऑब्जर्वेशन, कितनी है? 5, और f1 क्या है? पहली ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी, तो 5 की पावर 2, ये देखो ये रहा। फिर x2 क्या है? दूसरी ऑब्जर्वेशन, f2 क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी, तो 7 की पावर t, ये रहा, ठीक है ना। और फिर 8 टू दी पावर 1 यानी x3 टू दी पावर f3, ठीक है ना। तो 8 की पावर 1 ही आ गया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? और फिर क्या है? 1/6, और 6 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखो फॉर्मूला क्या बन गया? x1 टू द पावर f1 मल्टीप्लाई बाय x2 टू द पावर f2 मल्टीप्लाई बाय x3 टू द पावर f3 करते करते xn टू द पावर fn, ठीक है ना, और होल पावर में 1/n, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है, बस क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी का यूज़ है तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को लिख दिया पावर के अंदर। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की। ये फार्मूला एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट हम ये समझ लेते हैं कि ये फार्मूला बनाया क्यों। जब हमारा ज्योमेट्रिक मीन इस तरीके से और इस तरीके से निकल जाता है, इंडिविजुअल सीरीज़ में इस तरीके से, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में इस तरीके से, तो इस फार्मूले की ज़रूरत ही क्या थी, ठीक है ना। इस फार्मूले की ज़रूरत ही क्या थी। तो आपको मैं एक प्रैक्टिकल दिक्कत से सामना करवाता हूँ। लेट से आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं 1000, 2500, 3400, 5100 और 6500, और मैं बोलता हूँ कि इन ऑब्जर्वेशंस को ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो आप निकाल नहीं पाओगे। आपको पता तो है क्या करना है, आपको पता है कि सर 1000 मल्टीप्लाई बाय 2500 मल्टीप्लाई बाय 3400 मल्टीप्लाई बाय 5100 मल्टीप्लाई बाय 6500 टू द पावर 1/5 आंसर होगा। बट जब आप कैलकुलेटर पे ये चीज़ करोगे तो कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर पे मैक्सिमम 12 डिजिट्स आ सकती हैं, और ये जो है 12 डिजिट से बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है ना। आप ट्राई कर लो चाहे कैलकुलेटर पे। 1000 मल्टीप्लाई बाय 2500 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 25 लाख, मल्टीप्लाई बाय 3400 इज इक्वल टू, आंसर आ गया बहुत ज़्यादा 850 करोड़, 850 करोड़। फिर मल्टीप्लाई बाय 5100, और अब आ गया एरर, कैलकुलेटर ने दिखा दिया एरर कि भाई इससे ज़्यादा डिजिट मेरे कैलकुलेटर के स्क्रीन पे आप नहीं लिख सकते, 12 डिजिट को एक्सीड कर रहा है आपका आंसर। तो इस सिचुएशन में कैसे करें भाई, ये तो दिक्कत हो गई। तो फिर एक फॉर्मूला बनाया गया
जो इस टाइप की सिचुएशन में डील करता है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि log x निकालो, log x निकालो, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या बोलता है कि भाई log x निकालो, देखो यहाँ पे log x दिख रहा है, log x निकालो। अब log x निकालने के लिए क्या करें, ये वाली ट्रिक यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था लॉगरिथम्स चैप्टर में कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है, यानी जितने ज़ीरो उतनी वैल्यू। तो log 1000 की वैल्यू क्या होगी, 3। अब log 10,000 की वैल्यू क्या होगी, 4। यहाँ पे log 10,000 तो है नहीं, यानी कि log 2500, 3400, 5100 और 6500 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी, आया ना, 3 पॉइंट समथिंग आएगी। 3 से बड़ा ये आएगा क्योंकि log 1003 होता है और ये 1000 से तो बड़े हैं, बट 4 से कम आएगा क्योंकि log 10,004 होता है और ये सब 10,000 से तो छोटे हैं। तो आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएंगे। अब एग्जैक्टली कितने आएंगे अगर वो निकालना है, तो अगर आपको log 2500 निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करो, एंटर द नंबर 2500, कैलकुलेटर में टाइप किया 2500, फिर अंडर रूट का बटन 13 बार प्रेस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करो, -1 इज इक्वल टू, अब जो भी आपके कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है उसको 3558 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आंसर आ जाएगा, मेरा आ रहा है 3.3998 ये आंसर आ रहा है, ठीक है जी। ऐसे log 3400 निकालना है तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पर टाइप किया 3400, फिर 13 बार अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर -1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 3558 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 3.53348996, ठीक है जी। फिर 5000 का log निकाला तो 5000 टाइप करो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे, 13 बार अंडर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर क्या करेंगे, -1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 3558 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 3.70977332, और ऐसे 6500 के साथ निकाल लेते हैं। तो 6500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 3558, यह आ गया 3.81523555, और इन सब का अगर मैंने टोटल किया तो आंसर आ गया 17.4583, ठीक है। मैंने क्या किया था, जब जब ये आंसर आए थे इनको मेमोरी में डाल दिया था, m+, ये आंसर आया मेमोरी में डाल दिया, m+, ये आंसर आया मेमोरी में डाल दिया, ये आंसर आया मेमोरी में डाल दिया। फिर जब मैंने MRC प्रेस किया तो मेरा इन सब का टोटल आ गया 14.45, उसमें मैंने 3 और ऐड कर दिया तो 17.45 हो गया, ठीक है जी। अब फॉर्मूला क्या है ज्योमेट्रिक मीन निकालने का, एंटी लॉग ब्रैकेट ओपन 1/n मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ log x, तो मैं सम ऑफ log x तो निकाल चुका हूँ, ठीक है ना। सम ऑफ log x कितना आ गया, log x का टोटल 17, ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3 4 5, तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 17.4583, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया तो मेरा आंसर आ गया 3.491660। अब मुझे इस नंबर का एंटी लॉग निकालना है, 3.491660, यहाँ पे आ जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एंटी लॉग यूजिंग कैलकुलेटर। तो मुझे किसका निकालना है, 3.491660, इस नंबर का एंटी लॉग निकालना है। तो स्टेप क्या है, पहला स्टेप है एंटर 10, तो मैंने कैलकुलेटर पे 10 एंटर किया। फिर है प्रेस अंडर रूट 12 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके जी। फिर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट, -1 इज इक्वल टू, ठीक है जी। फिर मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ विच यू वांट एंटी लॉग, तो इसमें अब मुझे ये नंबर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 3.491662 इज इक्वल टू,
मेरा ये वाला आंसर आ गया। फिर ऐड 1 to 8 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वाला आंसर भी आ गया। और फिर इनटू इज इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर आ गया 3084.74, 3084.74, 3084.74। अच्छा, ये आंसर आप एक आइडिया ले सकते हो कि सही है या गलत। आइडिया कैसे लेना है, हमने ये जो ज्योमेट्रिक मीन निकाला है ये एक एवरेज है, और एवरेज की फितरत होती है कहीं ना कहीं बीच में घुसने की। तो अगर आपको लगता है कि आपका आंसर इस डेटा के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, यानी आपका आंसर ठीक है। तो देखो आपका आंसर कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रहा है 3400 से कम है, तो बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आंसर ठीक है। अगर आपका आंसर 1000 से कम आता या 6500 से ज़्यादा आता, तो आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेट अवे गलत है, आपने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि एवरेजेस जो हैं वो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच में ही लाई करते हैं। ठीक है ना। अब इस क्लास में अगर बच्चे टेस्ट दें, 10 बच्चे टेस्ट दें, लोएस्ट मार्क्स हो 5 और हाईएस्ट मार्क्स हो 25, तो क्या उनका एवरेज 5 से कम या 25 से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर मैं अरिथमेटिक में निकालूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो 5 से ज़्यादा और 25 से कम आएगा, 5 से कम या 25 से ज़्यादा नहीं आ सकता। उसी तरीके से ये भी तो एक एवरेज है। अगर ये किसी बच्चे के नंबर ही मान लो हैं, तो इनका एवरेज 1000 से कम और 6500 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, इनके बीच में आना चाहिए। आ रहा है? ठीक है जी। अब अगेन ये नॉलेज पर्पस से तो ठीक है, बट ये एग्ज़ाम में नहीं आता। ये वाला मेथड जो है ज्योमेट्रिक मीन निकालने का एग्ज़ाम में नहीं आता। यानी आपको मोटी मोटी बात क्या है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेप यूज़ होते हैं सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर, और ये फॉर्मूला आपकी किसी काम का नहीं है एग्जाम पर्पस से। नॉलेज पर्पस से मैंने करा दिया कि कैसे निकाला जाता है ज्योमेट्रिक मीन इन सच सिचुएशंस, बट एग्जाम पर्पस से किसी भी काम का नहीं है। ठीक है जी। तो जल्दी से बताएं भाई, इतनी बातें समझ आ गई आप लोगों को जो बच्चे ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं? कोई है जिसको कोई डाउट है? बोलो भाई बोलो। नहीं है? चलिए फिर, नहीं है तो अच्छी बात है भाई। ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो, ज्योमेट्रिक मीन इज जीरो। देखो बहुत सिंपल बात है। अगर आपके पास 3 ऑब्जर्वेशन है, 0, 5 और 10, और आपको बोला जाए इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो क्या करोगे? 0 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1/3। अब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या होता है? 0। 0 की पावर 1/3 क्या होगा? 0। तो अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का डिसएडवांटेज बन गया ये कि अगर जो कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 है तो ज्योमेट्रिक मीन कांट बी कंप्यूटेड। आप ज्योमेट्रिक मीन कंप्यूट ही नहीं कर सकते। ठीक है ना। बोलोगे सर कंप्यूट कर तो लिया, 0 आंसर आता हो गया, बट 0 आंसर बोलना गलत बात है। क्यों गलत बात है, समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से इस क्लास में मैंने बच्चों का टेस्ट लिया, आउट ऑफ 25 हर बच्चे के 10 के ऊपर है, हर बच्चे के 10 के ऊपर है, बट एक बच्चे के 0 आ गए। अब मैं अगर इस क्लास का एवरेज निकालता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूँ, एवरेज के नाम पे क्या निकाल रहा हूँ? ज्योमेट्रिक मीन, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0। अब मैंने क्या बोला? एवरेज क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। क्या ये 0 इस क्लास के बच्चों की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा। ये बोलना कि इस क्लास में जो एवरेज परफॉर्मेंस है बच्चों की वो 0 है, तो एक बात गलत है। एक ही बच्चे की तो 0 है, बाकी सबके तो 10 के ऊपर आए नंबर। क्लियर ना। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन 0 होती है तो ज्योमेट्रिक मीन कंप्यूट ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो आंसर आता है वो डेटा को रिप्रेजेंट ही नहीं करता जिस डेटा का वो आंसर आया है। तो मोटी मोटी बात क्या है? इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन ऑफ 0, ज्योमेट्रिक मीन कांट बी कंप्यूटेड। ज्योमेट्रिक मीन कांट बी कंप्यूटेड। ज्योमेट्रिक मीन 0 बोलना गलत है, हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक मीन कांट बी कंप्यूटेड। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन कांट बी कंप्यूटेड, कांट बी कंप्यूटेड। फिर अगला क्या है? इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर सेम से ए, देन ज्योमेट्रिक मीन इज ऑल्सो ए। एक तरीके से अरिथमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी और ज्योमेट्रिक मीन की दूसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस है, लेट्स से 6 ऑब्जर्वेशंस है और सारी ऑब्जर्वेशन 10 है, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? 10। किसने बोला? अरिथमेटिक मीन की पहली प्रॉपर्टी ने। इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? 10। किसने बोला? ज्योमेट्रिक मीन की दूसरी प्रॉपर्टी में। करके देख लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 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 10। 6 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6, टू द पावर 1/6।
10 की पावर 6 की पावर 1/6, 6 और 6 गया, आंसर क्या बच गया 10। क्लियर हो गई बात। यानी कि अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम होती हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन भी सेम होता है, उनका मीडियन भी सेम होता है, उनका मोड भी सेम होता है। अगर मैं बोलूँ उनका मीडियन निकालो तो वो भी 10 आएगा, मिडल वैल्यू। अगर मैं बोलूँ मोड निकालो तो हाईएस्ट रिपीटेटिव नंबर मोड होता है, वो भी 10 आएगा। अगर बोलूँ ज्योमेट्रिक मीन निकालो तो वो भी 10 आएगा। अगर अभी हमने हार्मोनिक मीन पढ़ा नहीं है, अगर मैं हार्मोनिक मीन भी निकालूंगा ना, इसका अगले पेज पे कॉन्सेप्ट शुरू होगा हार्मोनिक मीन, ये रहा देखो, तो हार्मोनिक मीन भी इसका 10 ही आएगा, हार्मोनिक मीन भी इसका 10 ही आएगा। तो देखो इसकी भी पहली प्रॉपर्टी यही है, इफ़ ऑल ऑब्जर्वेशंस टेकन बाय वेरिएबल आर सेम से के, देन देयर हार्मोनिक मीन इज ऑल्सो सेम, दैट इज के। यानी कि 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, पांचों सेम रहते हैं अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो तो, कोई चेंज नहीं आता किसी में भी। फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है, ये हो गई, ये हो गई। अगली क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन रिमेन सेम इफ ज्योमेट्रिक मीन इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये बहुत ईजी प्रॉपर्टी है, समझने की कोशिश करते हैं। क्या है सुनो, मेरे पास ऑब्जर्वेशंस है लेट से 2, 4, 8 और 10। इन ऑब्जर्वेशंस का प्रोडक्ट क्या होगा, मैं प्रोडक्ट जानना चाहता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 मल्टीप्लाई बाय 10 640। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन ऑब्जर्वेशंस को ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 1/4, तो क्या हो जाएगा 640 टू द पावर 1/4। तो 640 टाइप करता हूँ कैलकुलेटर पर, 2 बार अंडर रूट दबा देता हूँ, तो आंसर आ गया 5.029733371। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन ऑब्जर्वेशंस को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ बाय देयर ज्योमेट्रिक मीन। यानी मैं 2 की जगह क्या लिखूंगा, इन ऑब्जर्वेशंस को ज्योमेट्रिक मीन क्या है 5.029733371। 4 की जगह क्या लिखूंगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, यानी इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी ऑब्जर्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूट कर दे बाय देयर ज्योमेट्रिक मीन। सब्स्टिट्यूट समझ आता है ना, स्कूल में होता था ना सब्स्टिट्यूशन पीरियड, कोई और टीचर आके पढ़ा देता था किसी और टीचर की जगह, तो ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन की जगह उनका ज्योमेट्रिक मीन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इनका जो प्रोडक्ट है, इन चारों का जो प्रोडक्ट है वो भी बिल्कुल सेम होगा। करके देख लेते हैं। जो आंसर आ रहा है, मैंने मल्टीप्लाई का बटन दबाया और 3 बार इक्वल टू 1 2 3, तो मेरा आंसर आ गया कैलकुलेटर पर 639.9999999989। क्या 640 बोल सकते हैं इसको, बोल सकते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है जी। तो वही ये बोल रही है प्रॉपर्टी कि अगर सारी ऑब्जर्वेशंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए बाय देयर ज्योमेट्रिक मीन, यानी ऑब्जर्वेशन की जगह उनका ज्योमेट्रिक मीन, इन ऑब्जर्वेशन का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो लिख दिया जाए, द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। तो जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम रहता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिमेन सेम इफ जीएम इज सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन। समझ आ गया। अगली प्रॉपर्टी है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन की। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलता है, देखो अगर आपने कंबाइंड अरिथमेटिक मीन समझा था कैसे निकलता है, ठीक है ना। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा, अभी पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो देखना कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकलता है n1 मल्टीप्लाई बाय x1 बार प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। और उसकी जगह अगर मुझे कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो कैसे करूँगा, n1 होता है, देखो कंबाइंड का मतलब क्या पहले तो समझो। अगर आप सभी बच्चे टेस्ट दे रहे हो, आप लेट से 30 बच्चे हो क्लास के अंदर, आप 30 के 30 टेस्ट देते हो, मैं कोई टेस्ट लेता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि भाई आसपास बाजू बाजू में बैठो चीटिंग कर लोगे, कितना टाइम लगेगा भाई देखकर ऑप्शन टिक करने में। तो मैंने सोचा कि सबको एक एक ही गैप पे बिठाता हूँ, एक एक छोड़ करके बिठाता हूँ, बीच में गैप छोड़ता हूँ। तो 15 बच्चे, अब देखो इस क्लास में 30 की ही कैपेसिटी है, तो एक एक छोड़ के बैठाऊँगा तो बैठ नहीं पाएंगे सारे बच्चे। तो मैंने क्या किया, इस क्लास के अंदर मैंने एक एक गैप पे 18 बच्चे बिठा लिए और बाकी के 12 बच्चों को मैंने बोल दिया कि बाजू वाली क्लास में जा करके एक एक के गैप पे बैठ जाओ। तो एक क्लास ये हो गई, एक क्लास ये हो गई। पहली क्लास में 18 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 12 बच्चे हैं, तो n1 18 हो गया और n2 12 हो गया। फिर मैंने क्या किया, इस क्लास में जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया उन बच्चों का
अरिथमेटिक मीन निकाल लिया टेस्ट का, यानी इन 18 बच्चों के मार्क्स ऐड करें अपन 18 किया तो आंसर आ गया लेट से 16 आउट ऑफ 25। और इसी तरीके से मैंने अरिथमेटिक मीन निकाल लिया बाजू वाली क्लास के बच्चों का अलग से, और ये आ गया लेट से मान के चलो 17। यानी बाजू वाली क्लास में थोड़े ज़्यादा समझदार बच्चे बैठे थे बोल सकते हैं हम, क्योंकि उनका अरिथमेटिक मीन ज़्यादा आया है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं इन 30 बच्चों को इसी क्लास में बिठा करके रखता तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन क्या आता, ठीक है ना। यानी कि मैं अब कंबाइंड अरिथमेटिक मीन जानना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई काम करते हैं, अगर मुझे जानना है कि भाई पहली क्लास में जो बच्चे हैं इनके टोटल मार्क्स कितने आए थे, तो मैं 18 और 16 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 18 मल्टीप्लाई बाय 16 तो आंसर आ जाएगा 288। और अगर मैं जानना चाहता हूँ कि दूसरी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं उनका कंबाइंड मार्क्स कितना आया सबके ऐड करने के बाद, तो मैं 12 और 17 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर आ गया 204। अब अगर मुझे कंबाइंड टोटल जानना है इन 30 बच्चों का कंबाइंड टोटल क्या है मार्क्स का, तो इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो आंसर आ गया 492। तो मैंने क्या बोला कि भाई 492 है पूरे 30 बच्चों का टोटल मार्क्स, और बच्चे हैं कितने 30, तो ये आ गया आपका कंबाइंड अरिथमेटिक मीन 16.4। ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपने ये लिखा, बट ऐसे कैसे, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्लास के टोटल मार्क्स, पहली क्लास के टोटल मार्क्स कैसे आ गए। तो ये फॉर्मूला होता है भाई, देखो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्स अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है ना, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो सम ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बार मल्टीप्लाई बाय एन। तो अगर मुझे सम ऑफ एक्स निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स बार यानी कि 16 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो मेरा टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये टोटल आ गया, इन दोनों टोटल को ऐड करके मेरे पास 30 बच्चों का टोटल आ गया, और इसको मैंने 30 से डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया 16.4। तो मेरा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बन गया, ध्यान से देखना, n1 मल्टीप्लाई बाय x1 बार प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। अब ध्यान से सुनना, 492 कैसे आया है न्यूमरेटर में, इसका और इसका टोटल। अब 288 कैसे आया है, n1 और x1 बार का मल्टीप्लिकेशन। तो देखो n1 मल्टीप्लाई बाय x1 बार क्या गया 288, इसमें क्या ऐड किया मैंने, इसमें ऐड किया 204 कैसे आए, n2 और x2 बार का मल्टीप्लिकेशन। फिर मैंने इसको किससे डिवाइड किया है, 30 से, 30 कैसे है n1 प्लस n2 करके। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन है, तो यहाँ पर n1 और n2 क्या होता होगा, वही कितने बच्चे हैं पहली क्लास में, कितने बच्चे हैं दूसरी क्लास में। फिर g1 और g2 क्या होता होगा, पहली क्लास के बच्चों का ज्योमेट्रिक मीन और बाजू वाली क्लास के बच्चों का ज्योमेट्रिक मीन। जैसे x1 बार और x2 बार क्या होता है, पहली क्लास के बच्चों का अरिथमेटिक मीन और दूसरी क्लास के बच्चों का अरिथमेटिक मीन। तो g1 और g2 होता है पहली क्लास के बच्चों का ज्योमेट्रिक मीन और दूसरी क्लास के बच्चों का ज्योमेट्रिक मीन, और इसको किससे डिवाइड कर दिया, n1 प्लस n2 से। बट आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे ये देखना है कि n1 g1 और n2 g2 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, n1 log g1 और n2 log g2 से मल्टीप्लाई हुआ है। अरे बात समझ आ रही है कि जो ज्योमेट्रिक मीन थे उनका हमें लॉग निकालना है, क्या निकालना है, लॉग, ज्योमेट्रिक मीन का लॉग निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन का लॉग निकालना है, ठीक है ना। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो भी आंसर आ जाएगा इसका एंटी लॉग निकालेंगे। अब लॉग कैसे निकाला जाता है, एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। तो जो भी पहली क्लास के बच्चों का ज्योमेट्रिक मीन है उसको अगर मुझे लॉग निकालना है तो मैं क्या करूँगा, पहले तो उस ज्योमेट्रिक मीन को टाइप करूँगा, फिर 13 बार अंडर रूट, फिर -1, फिर मल्टीप्लाई बाय 358। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास log g1 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी क्लास के बच्चों का ज्योमेट्रिक मीन 13 बार अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 3558, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log g2 आ जाएगा। फिर मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेकंड क्लास, और फिर किससे डिवाइड कर दूंगा, टोटल स्टूडेंट से, और फिर जो आंसर आएगा इसका उसका एंटी लॉग निकाल लूँगा। एंटी लॉग कैसे निकालूंगा, इस वाली टेक्निक से, और मेरा कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। अगेन क्या कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आंसर इज नो, नॉट फॉर एग्जाम, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो ये किसी काम का नहीं है। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि कंबाइंड अरिथमेटिक मीन 1 मिनट के अंदर आराम से आंसर आता है, उसको कोई टाइम नहीं लगता।
बट कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन 1 मिनट में आंसर नहीं आएगा, लॉग एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है कि लॉग एंटी लॉग ट्रिक से निकल जाता है, बट अगर एग्जाम में लॉग एंटी लॉग का क्वेश्चन आने लगा ना तो होगा क्या, उनको लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल देनी पड़ेगी, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट ये नहीं मानता कि सब बच्चों को ट्रिक पता होगी, वो ये मानता है कि बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे, कुछ ही बच्चे होंगे जिनको ट्रिक पता होगी। पता है ये जो ट्रिक्स हैं ये 100 में से सिर्फ 2 या 3 बच्चों को पता होती हैं, क्योंकि हर टीचर नहीं बताता और हर टीचर को पता भी नहीं होती है ट्रिक, सही बात तो ये है, ठीक है ना। अब जो बाकी के बच्चे उनको ट्रिक्स नहीं पता, उनको अगर निकालना है लॉग एंटी लॉग तो इसके लिए टेबल्स का यूज़ करना पड़ता है, लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल। मेरी बुक के एकदम एंड में देखना, एकदम एंड में मेरी जो बुक आपको दी है मैंने, उसमें लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल आपको दिखेंगी, उन टेबल का यूज़ करके लॉग और एंटी लॉग निकाला जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का, तो उनको लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल भी देनी पड़ेंगी, ठीक है ना, और फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उनका टेंशन बढ़ जाएगी कि भाई अब हर एक क्लास में लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल भी होनी चाहिए, तो ये देते ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए देते ही नहीं है। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन बिल्कुल आ सकता है, वो ये फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। अगर आप कंबाइंड अरिथमेटिक मीन वो लेक्चर्स देखोगे जा करके, पहले 2 लेक्चर्स, तो देखो ये रहा 8th प्रॉपर्टी अरिथमेटिक मीन की, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन की है, ठीक है जी। अगला देखो प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द गिवन डेटा सेट इज ऑलवेज लेस देन अरिथमेटिक मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास डेटा है, कोई भी डेटा ले लो रैंडमली, घर पर जाना और अब कोई भी डेटा लेकर के देखना, 5, 6, 7, 8 अलग अलग एग्जांपल्स बनाना खुद के, कोई भी डेटा लेना, जैसे अभी मैं डेटा ले रहा हूँ आप लोगों के सामने रैंडमली 2, 8, 10, 15, 6, 4, ये डेटा मैंने ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 और ले लेता हूँ, 5 और 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑब्जर्वेशन हैं। अगर मुझे इनका अरिथमेटिक मीन निकालना है तो निकाल लेंगे क्या, निकाल लेंगे सर। 2 + 8 10, 10 + 10 20, 20 + 15 35, 35 + 10 45, 45 + 5 50, 50 + 9 59, 59/8 आ जाएगा आंसर, 7.375। अब इसी डेटा का आप निकालो ज्योमेट्रिक मीन, और दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ कि ये आंसर इस आंसर से कम आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हमेशा कम होता है अरिथमेटिक मीन से, एक्सेप्ट वन सिचुएशन, एक्सेप्ट वन सिचुएशन। बताओ जो सिचुएशन क्या है, आप लोग ही बताओ, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये चीज़, आज ही बताइए। बताओ ये सिचुएशन क्या है। ये सिचुएशन है जब सारी ऑब्जर्वेशन सेम होती हैं तो ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन सेम हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपके पास 3-4 ऑब्जर्वेशन है 10, 10, 10, 10, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा 10 और ज्योमेट्रिक मीन भी क्या होगा 10, यानी अब ये दोनों बराबर होगा। हाँ, पाँचों ही सेम होते हैं, फिर ये 2 क्या, पाँचों एवरेजेस सेम होते हैं, हार्मोनिक मीन भी सेम होता फिर, ठीक है ना, मीडियन भी सेम होता फिर, और मोड भी सेम होता फिर, ठीक है ना, हर एक एवरेज सेम हो जाता। तो इस सिचुएशन को छोड़कर, जहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशन सेम होती हैं, इस सिचुएशन को छोड़कर कोई और सिचुएशन है, कोई और सिचुएशन यानी कि एक सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन हमेशा ये ट्रू होगा, ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन से हमेशा कम हो जाए, कुछ हो जाए, चाहे दुनिया में प्रलय क्यों ना जाए किसी भी टाइप का, बट ये चीज़ कभी भी तस से मस नहीं होगी, हमेशा ट्रू होगी। तो आइए जी ज्योमेट्रिक मीन निकाल के देख लेते हैं। 2 × 8 × 10 × 10 × 15 × 6 × 4 × 5 × 9, और अब मुझे अंडर रूट का बटन प्रेस करना है कितनी बार, 3 बार, 1 2 3, आंसर आ गया 6.3343। तो हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन अरिथमेटिक मीन। ये है प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी 5 यही बोलते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ गिवन डेटा सेट इज ऑलवेज लेस देन अरिथमेटिक मीन फॉर द सेम डेटा सेट, तो एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम। अगला है प्रॉपर्टी नंबर 6 एंड प्रॉपर्टी नंबर 7। क्या है समझा देता हूँ, इसके क्वेश्चन बहुत सुपर डुपर ईजी होते हैं,
प्रॉपर्टी हालांकि आपको हो सकता है मुश्किल लगे, बट इनके सॉल्यूशंस जो क्वेश्चन आते हैं सुपर इजी होते हैं। आपके पास लेट से दो अलग अलग डेटा है। लेट से आपका मैथ्स का टेस्ट लिया मैंने, तो आपके जो मार्क्स है वो x हैं, और आपका इको का टेस्ट लिया गया, आपके जो मार्क्स है वो y हैं। 5 बच्चों ने या 4 बच्चों ने टेस्ट दिया, तो मैथ्स में बच्चों के नंबर आए आउट ऑफ 20 10, 12, 15 और 18, और इको में आए 11, 12, 14 और 17। ठीक है जी। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं मैथ्स के मार्क का, और ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं इको के मार्क्स का। तो कैसे निकालेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 18, जो भी आंसर आया 2 बार अंडर रूट, 1 2, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन है तो 2 बार अंडर रूट, तो 13.4164। इसी तरीके से इको के मार्क्स को ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं 11 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 17 और 2 बार अंडर रूट। आंसर आ गया 13.31336। क्लियर है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमें निकालना आता है, इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है, प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर आप एक नया वेरिएबल लेकर के आते हो एक्स वाई, यानी कि मैथ्स और इको के मार्क्स का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा 110, 144, 15 मल्टीप्लाई बाय 14 150 प्लस 60 210 और 18 17 306। और अब अगर आपको ये नए वाले डेटा का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ऑफ एक्स वाई, तो आपके पास क्या तरीका है, इन 4 ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, और 2 बार अंडर रूट, 2 बार अंडर रूट। बट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आप इन दोनों ज्योमेट्रिक मीन को मल्टीप्लाई कर देते हो तब भी आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा सेम। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स वाई किसके बराबर होता है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई के बराबर। ठीक है जी, चलो जी प्रूफ करके देखते हैं। हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या रहा है 13.4164 मल्टीप्लाई बाय 13.31336, ये आंसर आ रहा है 178.617363। और अब हम इन चारों का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, तो 110 इनका मल्टीप्लिकेशन, अरे ऐड, ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है बेटा, तुमने ऐड कर दिया। 110 मल्टीप्लाई बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 210 मल्टीप्लाई बाय 306, इन चारों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1017878,400। ठीक है ना। बट अब मुझे 2 बार अंडर रूट दबाना है, 1 2, ये आंसर आ गया 178.617486,879। क्या आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है, दिख रहा है। एंड में जाकर के राउंडिंग ऑफ की पंगा आ रहा है, ठीक है ना। क्यों आ रहा है वो भी पंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 डिजिट लिए, बट यहाँ पर हम अगर हम ये डेसिमल के बाद यहाँ पर इसके डेसिमल के बाद 8 और 8 डिजिट्स लेते हैं और मल्टीप्लाई करते तो सेम आंसर आता बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल सेम आंसर आता, ठीक है ना। तो यही है ये प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी, देखो, GM ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी कि अगर 2 वेरिएबल्स हैं उनके प्रोडक्ट का मुझे GM निकालना है, वो किसके बराबर होगा, इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर GM, तो वो उन वेरिएबल्स के GM के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वेशंस के प्रोडक्ट का GM किसके बराबर होगा, वो इन GMs के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इन GMs के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी इन ऑब्जर्वेशंस के जो GM होंगे इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी GM ऑफ एक्स वाई किसके बराबर होगा, GM ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय GM ऑफ वाई के बराबर होगा। तो क्या होता है, कई बार ये लैंग्वेज पढ़ने में समझ नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दैट इज GM ऑफ z इज इक्वल टू GM ऑफ x इंटू GM ऑफ y। अब आप ये z क्या है, ये z है एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन, यानी x और y का मल्टीप्लिकेशन z है, यानी GM ऑफ z की जगह मैं GM ऑफ एक्स वाई भी लिख सकता हूँ। तो GM ऑफ एक्स वाई क्या होगा, GM ऑफ x मल्टीप्लाई बाय GM ऑफ y। और इसी तरीके से 7th प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है,
बस यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जीएम ऑफ द रेशियो ऑफ टू वेरिएबल इफ द रेशियो ऑफ देयर जीएम्स, यानी कि अगर मैंने एक नया वेरिएबल लिया x अपॉन वाई, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में मैं अब ज्योमेट्रिक मीन निकालना चाहता हूँ मैथ्स के मार्क अपॉन इकोनॉमिक्स के मार्क्स का, यानी 10/11 करके यहाँ पे लिखूंगा, 12/12 करके यहाँ पे 1 आ जाएगा, 15/14 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 18/17 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अब इन ऑब्जर्वेशंस का मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूँ, इन ऑब्जर्वेशंस को मैं ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूँ तो किसके बराबर आएगा, ये वाला ज्योमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय ये वाला ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो अगर z x अपॉन वाई के बराबर है तो जीएम ऑफ z क्या होगा, जीएम ऑफ x अपॉन जीएम ऑफ वाई। इजी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीएम खत्म। मेरिट्स डीमेरिट्स तो पढ़ते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे, फिर हम अगली क्लास में सीखेंगे कि भाई HM कैसे निकालते हैं और क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के बाकी। जीएम के मेरिट क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। अगर एक भी ऑब्जर्वेशन में चेंज आएगा पूरा ज्योमेट्रिक मीन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं ये 10 की जगह 11 कर दूँ तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन सेम रहेगा, चेंज होगा, चेंज हो जाएगा। यानी हर एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है ज्योमेट्रिक मीन, हर एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। इसकी पहली मेरिट हो गई। इट इज़ रिजिडली डिफाइंड, यानी कि अगर ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, आपके पास डेटा है, निकालो तो निकल जाएगा। ठीक है ना, अच्छे तरीके से डिफाइंड है, रिजिडली डिफाइंड है, ऐसा नहीं कि बहुत लूज तरीके से डिफाइंड है। ठीक है ना, एकदम रिजिडली डिफाइंड है। इट इज़ सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। जीएम का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, जीएम का यूज़ करके आप कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर जीएम का यूज़ किया और हमने क्या निकाल लिया, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। यानी कि जीएम फर्दर एक मैथमेटिकल चीज़ निकालने के काम आ सकता है। और क्या निकालने के काम आता है, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालने के काम आता है। यानी कि इट इज़ सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अगला, इट गिव्स मोर वेट टू स्मॉलर आइटम एंड लेस वेट टू लार्जर आइटम। जो जीएम की खासियत होती है, ये छोटी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा अहमियत देता है और बड़ी ऑब्जर्वेशन को कम अहमियत देता है। और इसी वजह से क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर अरिथमेटिक मीन से हमेशा कम आता है। क्योंकि अगर जीएम अरिथमेटिक मीन से कम आ रहा है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, ये एक ही लॉजिक हो सकता है कि जीएम अपनी कंप्यूटेशन के अंदर इंटरनली छोटी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, ज़्यादा वेटेज देता है, इसलिए वो कम आता है, इसलिए वो कम आता है। ठीक है ना। इट इज़ अफेक्टेड टू अ लोअर एक्सटेंट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इन कंपैरिजन टू एम। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हैं तो जीएम पे कम असर पड़ेगा अरिथमेटिक मीन के कंपैरिजन में। अब इसको हम समझ लेते हैं क्या है। मेरे पास डेटा है x 5, 8, 10 और 12। इस डेटा का मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है और इस डेटा का मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। आइए जी निकालें। 5 + 8 + 10 + 12 35/4, तो अरिथमेटिक मीन तो आ गया 8.75। और 5 × 8 × 10 × 12, 2 बार अंडर रूट, ज्योमेट्रिक मीन आ गया 8.3235। तो 8.75 आया क्या आपका अरिथमेटिक मीन और 8.3235 क्या है आपका ज्योमेट्रिक मीन। तो हमने क्या बोला था, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे भी दिख रहा है। अब मैं अपनी ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन को, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन को चेंज करूंगा। 5 की जगह 5 लिखा, 8 की जगह 8 लिखा, 10 की जगह 10 लिखा, बट 12 की जगह लिख दिया मैंने 50। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन में एक एक्सट्रीम लेवल का चेंज कर दिया, एक्सट्रीम चेंज आ गया ठीक है ना, एक्सट्रीम चेंज आ गया। अब अगर मैं इनका अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ और इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूँ तो बताइए क्या क्या आएगा। 5 + 8 + 10 + 50 / 4 यार है 18.25। और 5 × 8 × 10 × 50, 2 बार अंडर रूट, यार है 11.89207। अब ध्यान से देखना, अरिथमेटिक मीन चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के चेंज होने की वजह से अरिथमेटिक मीन चेंज हुआ, और देखो कितना ज़्यादा असर पड़ा, 9.5 का फ़र्क पड़ा इस आंसर में, और इस आंसर में 9.5 का फ़र्क है। यानी एक ऑब्जर्वेशन के चेंज होने की वजह से देखो कितना फ़र्क पड़ गया। वहीं फ़र्क तो ज्योमेट्रिक मीन में भी पड़ा, बट बहुत कम, 8.3235 माइनस 11.89207, ये पड़ा 3.56857 का। यानी हमने क्या देखा कि भाई देखो, अगर एक ऑब्जर्वेशन में एक्सट्रीम लेवल का चेंज आता है, एक्सट्रीम चेंजेस आते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन पे कम असर पड़ता है इन कंपैरिजन टू अरिथमेटिक मीन, जो कि एक अच्छी बात है।
ठीक है ना। देखो अगर क्लास में मैं आप लोगों का एवरेज निकाल रहा हूँ, एक बच्चे ने बहुत बेकार या एक बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा एवरेज बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अब ये बोलना कि वो एवरेज आपकी क्लास की परफॉर्मेंस को ठीक तरीके से बता रहे, बात सही है गलत है? गलत है। जैसे कि यहाँ पर लेट से 50 नंबर का एक टेस्ट था, एक बच्चे के 5 है, एक के 8 है, एक के 10 है, एक के 50 आ गए लेट से, और मैं बोलूँ कि क्लास का एवरेज स्कोर 18.25 है, ये सही बात है गलत बात है? देखो वैसे तो एवरेज निकाला है तो आप बोलोगे सर अरिथमेटिक मीन तो यही आएगा, तो बात तो सही होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली सोचो इस चीज़ को। एवरेज क्या है? जो आपके परफॉर्मेंस को बताए, आपके परफॉर्मेंस को वो करे, कैरेक्टराइज करे कि भाई ऐसे बच्चा पढ़ रहे हैं। अब 18.75 क्या बोलता है? 18.25 बोलता है कि बच्चे ठीक पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक पढ़ रहे हैं। बट ये क्या बोलता है? बच्चे एकदम निहायत ही बेकार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ठीक था, चलो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन 8.75 था, वो ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है इस डेटा को, बट 18.25 नहीं कर रहा। तो हमने क्या बोला कि एक एवरेज, अच्छा एवरेज वो है जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना हो, क्योंकि फिर वो जो बताएगा वो गलत होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भाई बताओ कौन सा नंबर है जो बच्चे के मार्क्स को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, 18.25 या 11.89, तो आप क्या बोलोगे? 11.89, कि ज़्यादातर बच्चों के तो कम मार्क्स आए हैं ना भाई, एक ही बच्चे के तो हाई आए हैं, तो भाई ये ज़्यादा बेटर एवरेज हो गया ना। क्लियर है? 18.75 18.25 तो ये बोलेगा कि एवरेज परफॉर्मेंस है, बट 11.89 की क्या बोलेगा कि 50 में से 11.89 एवरेज आए हैं, यानी बहुत ही बेकार पढ़ रहे हो तुम लोग। और प्रैक्टिकल सिचुएशन वही है, दिख भी वही रहा है, एक ही बच्चे के तो हाई आए हैं, बाकी सब तो बेकार ही हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी एक एडवांटेज है। इट इज़ अफेक्टेड टू अ लोअर एक्सटेंट बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन इन कंपैरिजन टू AM। इट इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। अगर सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो ज्योमेट्रिक मीन पे कम असर पड़ता है, अरिथमेटिक मीन पे ज़्यादा असर पड़ता है। इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं एक एग्जांपल से। देखो कई बार क्या लगता है, बच्चों को लगता है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम ही है। कहाँ गया भाई? ये बच्चों को लगता है कि ये वाली बात और ये वाली बात सेम ही है, बट दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। समझने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता था कि अगर किसी एक ऑब्जर्वेशन में बहुत हाई फ्लक्चुएशन आता है तो ज्योमेट्रिक मीन पे कम असर पड़ता है इन कंपैरिजन टू अरिथमेटिक मीन। वो हमें दिखा भी। जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि अगर पूरे सैंपल में फ्लक्चुएशन होता है, फॉर एग्जांपल मैं और आप हो y, मैं हूँ x, हम दोनों को टास्क दिया गया कि भाई नोएडा में पता करो कि लोगों का एवरेज वेट क्या है, एवरेज वेट क्या है। तो आप निकल पड़े और मैं भी निकल पड़ा लोगों का वेट पूछने। अब देखो नोएडा में हर बंदे का वेट पूछ करके उनका एवरेज निकालो तो कोई तुक नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, एक सैंपल इकट्ठा कर लेंगे। हम रैंडमली कुछ लोगों का वेट पूछेंगे अलग अलग लोकेशन में जा जाकर, ठीक है ना। 1000-2000 लोगों का वेट पूछ लेंगे या 500 लोगों का वेट पूछ लेंगे, क्या क्या है उनका एवरेज निकाल करके बोल देंगे कि ये है नोएडा के लोगों का एवरेज वेट। यही होता है, स्टैटिस्टिक्स सैंपल पे बेस्ड होता है सारा का सारा, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने सैंपल लिया। अभी तो देखो क्या है कि 500 ऑब्जर्वेशन लिखना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पर मैं अभी 5-5 ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ कि मैंने 5 लोगों से जाके पूछा, मैं हूँ मयंक और आप हो निशांत। आपने 5 लोगों से जाकर के वेट पूछा। तो जब मैंने वेट पूछा तो एक बंदे ने बोला कि भाई मेरा वेट 60 है, एक ने बोला जी 56 है, एक ने बोला जी 64 है, एक ने बोला जी 70 है और एक ने बोला जी 75 है। आपने जाकर के पूछा तो लोग बोलते हैं, एक बोलता है कि जी 65 है, एक बोलता है जी सर 63 है, एक बोलता है जी 75 है, एक बोलता है जी 55 है और एक बोलता है जी मान के चलो 60 है। ये वेट आपको पता चल गए। अब हम क्या करते हैं, हम इस डेटा का और इस डेटा का एक तो अरिथमेटिक मीन निकालते हैं और एक ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक मीन, अच्छा एक काम करते हैं, ऑब्जर्वेशंस को है ना 4 कर देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन आसानी से निकल जाएगा और ट्रिक यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अरिथमेटिक मीन हो गया 60 + 56 + 64 + 70 अपॉन 4, 62.5। और यहाँ पे 65 + 63 + 75 + 55 अपॉन 4, ये हो गया 64.5। देखो अरिथमेटिक मीन में फ़र्क आया। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा नोएडा में एवरेज वेट क्या लोगों का, तो मैं क्या बोलूँगा 62.5, बट आप क्या बोलोगे 64.5, ठीक है। तो अलग अलग स्टैटिस्टिशियन अलग अलग इसलिए रिपोर्ट्स देते हैं। आजकल देखो जैसे रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि नोएडा की GDP फोरकास्ट क्या है,
तो अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग देती हैं। इंडियन, अगर किसी इंडियन स्टैटिस्टिशियन ने रिपोर्ट निकाली तो अलग दे रही होगी, मॉर्गन स्टैनले है वो अलग देती है, यूएस की कोई कंपनी है वो अलग रिपोर्ट्स निकालती है। हर एक का डेटा फ्लक्चुएट होता रहता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उनका सैंपल साइज अलग अलग होता है। मेरा सैंपल अलग है, उनका सैंपल अलग होगा। अब इन्हीं डेटा का मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूँ। तो 60 मल्टीप्लाई बाय ये और 2 बार अंडर रूट, तो आंसर आ गया 62.2879। हमने देखा था कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होता है, आ भी रहा है। और अब इसका भी ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। 65 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 55 और 2 बार अंडर रूट, 64.109। अब देखो, आपके डेटा का अरिथमेटिक मीन और मेरे डेटा का अरिथमेटिक मीन, या मेरे डेटा का अरिथमेटिक मीन आपके डेटा का अरिथमेटिक मीन में फ़र्क है। कितना फ़र्क है बताइए? 2 का। 62 और 64.5 में 2 का फ़र्क है। हमारे ज्योमेट्रिक मीन में भी फ़र्क है, बट कितने का है? 1.82 का। यानी कि जब सैंपल में फ्लक्चुएशंस आते हैं, जब हमारे सैंपल में फ्लक्चुएशंस आते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन पर कम असर पड़ता है इन कंपैरिजन टू अरिथमेटिक मीन। ये भी एक अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी बात है। जितना कम फ्लक्चुएशन देखे उतना बढ़िया है, ठीक है ना। तो ये इसकी मेरिट बन गई। इट इज़ नॉट अफेक्टेड मच बाय फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग। अगर सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशंस होती हैं तो ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है जी, बात समझ आ गई आपको? तो प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 में डिफरेंस समझ आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या हो रहा था? सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन चेंज हो रही थी, सिर्फ एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन चेंज हो रही थी। कहाँ गया सारा डेटा? गायब हो गया भाई। यहाँ पर होगा ना, ये रहा, यहाँ पर ये रहा, नीचे 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 ये रहा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा था 5th पॉइंट में कि भाई एक ही देखो यहाँ पर सैंपल में फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, यहाँ पर सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन में फ्लक्चुएशन हो रहा है। सैंपल तो वही है, बस एक ऑब्जर्वेशन में 12 की जगह 50 हो गया, बाकी सारे ऑब्जर्वेशन तो सेम है। तो यहाँ पर जब एक्सट्रीम लेवल पे फ्लक्चुएशन होती है, एक्सट्रीम लेवल पे फ्लक्चुएशन होती है, तो अरिथमेटिक मीन पर ज़्यादा फर्क पड़ता है इन कंपैरिजन टू ज्योमेट्रिक मीन। फिर अगर आपका पूरे डेटा में ही फ्लक्चुएशन हो जाता है, यानी कि फ्लक्चुएशन बोलना गलत बात है, अगर आपका सैंपल ही चेंज हो जाता है, आपके सैंपल में फ्लक्चुएशन हो जाती है, ये सैंपल अलग है, ये सैंपल अलग है, अब इसमें भी ज्योमेट्रिक मीन पे कम असर पड़ता है और अरिथमेटिक मीन पे ज़्यादा असर पड़ता है। तो दोनों ही सिचुएशन ज्योमेट्रिक मीन के फेवर में आ जाती हैं। डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अ ज्योमेट्रिक मीन इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय नॉन मैथमेटिकल पर्सन। एक बंदा जिसकी मैथमेटिक्स वीक है उसको ये चीज़ समझना, ज्योमेट्रिक मीन को समझना थोड़ा मुश्किल काम है। इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो, ज्योमेट्रिक मीन बिकम जीरो। ये भी डिसएडवांटेज है, एक भी ऑब्जर्वेशन जीरो ही पूरा आंसर ही जीरो हो जाता है। इफ़ एनी ऑब्जर्वेशन इज नेगेटिव, ज्योमेट्रिक मीन्स बिकम इमेजिनरी। और अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन नेगेटिव है तो ज्योमेट्रिक मीन निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता देखते हैं। मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन थी -2, एक थी 8 और एक थी 10। लेट से मैंने 20 नंबर का टेस्ट लिया, एक बच्चे के -2 है, एक बच्चे के 8 है, एक बच्चे के 10 है। अब मुझे उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अच्छा, अगर मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना होता तो निकल जाता, -2 + 8 + 10/3 कितना हो जाता? 16/3, 5 पॉइंट समथिंग आंसर आया था। बट अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आंसर क्या होगा? -160 की पावर 1/3। क्या निकल सकता है? नहीं निकल सकता। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट नहीं निकल सकता। ये क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन नेगेटिव हो जाती है तो आप ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते, इट बिकम्स इमेजिनरी। अब कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि सर अगर 2 ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव हो गई, 2 ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव हो गई, अब तो निकल जाएगा, अब तो निकल जाएगा। अब देखो उसका अरिथमेटिक मीन निकालता हूँ तो क्या आएगा? -2 -4 -6 + 8 2 + 10 12, 12/4 यानी कि 3। अब 3 हमारी क्लास का एवरेज स्कोर है। क्या ये बात ठीक लग रही है? लग रही है, क्योंकि 3 जो है वो इस डेटा के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इस डेटा को ऑर्डर में लिखूं, असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा
उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो अगर मैं 3 को प्लेस कर दूँ कहीं ना कहीं बीच में घुसेगा, ठीक है ना, बात सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 3 मुझे लग रहा है कि ठीक भी है, अगर 3 एक अरिथमेटिक मीन ऑफ डेटा का एक एवरेज है वो ठीक भी है, कोई गलत बात भी नहीं है। बट अगर मैं इसी डेटा का ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 5.0297। आंसर तो आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -4 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो गया? 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 64 मल्टीप्लाई बाय 10 640, 640 के बाद मैंने दोबारा स्क्वायर रूट दबाया, आंसर आ गया 5.0297। अब ये बताओ कि क्या ये आंसर इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बोलोगे सर देखो ना 5 भी जो है वो -2 और 8 के बीच में ही तो आ रहा है, क्या दिक्कत वाली बात है? और आप ये भी बोल रहे हो कि सर देखो ना, देखो यहाँ पे देखो AM से बड़ा भी हो गया, ज्योमेट्रिक मीन इज मोर देन AM आ गया। देखो सर कितनी अच्छी बात है, ये प्रॉपर्टी भी वायलेट कर दी इसने, तो दो काम हो गए एक ही बार में, आंसर भी निकल गया और प्रॉपर्टी भी वायलेट हो गई। बट ये आंसर टोटली गलत है, रीज़न समझो क्यों। अगर मेरी ये ऑब्जर्वेशन मान के चलो -4 और -2 की जगह +4 +2 होती, तब भी तो सेम आंसर आता कि नहीं आता? और ये -4 -2 तब भी सेम आंसर आ रहा है। यानी कि इसने कैलकुलेशन करते वक्त क्या किया? नेगेटिव ऑब्जर्वेशन को इग्नोर कर दिया, इसने तो उसको पॉजिटिव समझ के आंसर निकाल दिया। तो क्या आंसर सही आंसर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, इसने आपके डेटा को ही इनकरेक्ट कर दिया इस कैलकुलेशन ने। तो जो ऑब्जर्वेशन -2 -4 थी, इसने उस ऑब्जर्वेशन को 4 और 2 कंसिडर कर लिया। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई ज्योमेट्रिक मीन अगर ये निकला है तो ये इस डेटा का ज्योमेट्रिक मीन ही नहीं है, क्योंकि उस डेटा का ज्योमेट्रिक मीन निकाल ही नहीं पाओगे आप लोग। आ रही बात समझ? ठीक है जी। हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, क्लियर हो गई बात? यस सर। अब ये बताओ, स्टैटिस्टिक्स आप लोगों ने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा है, ठीक है ना, और अभी भी पढ़ रहे हो। स्कूल लेवल पे पढ़ा था, उसकी अप्रोच और अब की अप्रोच में फ़र्क समझ आ रहा है क्या? अब हम लोग प्रॉपर्टी पे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, हम बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तब हम क्या करते थे? फॉर्मूले और टेबल्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे। तब आपको स्टैटिस्टिक्स बोरिंग लगता था, क्यों? क्योंकि आपको उसका ABC नहीं पता था, आप सीधे फार्मूला पुट करके और टेबल्स बनाते थे, उसमें वैल्यूज पुट करते, तो मुश्किल भी लगता था कुछ बच्चों को। तो बट अब क्या लग रहा है? स्टैटिस्टिक्स इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। सही कह रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टैटिस्टिक्स? अर्पित, मनीष, पल्लवी, प्रशांत, रिद्धिमा, बताओ, सुहानी बताओ। अरे बोलो भाई। यस सर। ओके, बाकी भी तो बोलो, कहाँ गए सब? बोल ही लिया करो, टाइप करते हो, कुछ बच्चे टाइप करने लग जाते हैं, बोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप करना है टाइप करके बता दो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिक्स इंटरेस्टिंग है अगर उसके बेसिक्स रूट्स में जाओगे तो, ठीक है ना। हाँ, क्या ये ज्योमेट्रिक मीन जो है, इट इज़ नॉट ईजिली अंडरस्टैंडेबल बाय अ नॉन मैथमेटिकल पर्सन। एक बंदा है जिसकी मैथमेटिक्स वीक है, जिसको मैथमेटिक्स जिसको समझ नहीं आती ज़्यादा, उसके लिए ज्योमेट्रिक मीन समझना मुश्किल है, नॉट ईजिली अंडरस्टैंडेबल है। एक बंदा जिसकी मैथ्स वीक है, उसको मैं ज्योमेट्रिक मीन पढ़ाऊंगा तो क्या बोलेगा कि सर क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये हम 1/5 निकाल रहे हैं, 1/6 निकाल रहे हैं, 1/7 निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है। प्लस अगर उसमें लॉग वाला तरीका समझा दिया तो और मुश्किल हो जाएगा। तो जो नॉन मैथमेटिकल पर्सन है, यानी कि जो उस बंदे की मैथमेटिक्स वीक है, उस बंदे के लिए ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, उसके लिए ये चीज़ समझना मुश्किल है, ये इसकी डीमेरिट है, ठीक है जी। और फिर आखिरी है वेयर टू यूज़ जीएम का यूज़ कहाँ करना चाहिए हम लोगों को? तो इट इज़ अ बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर असर्टेनिंग एवरेज रेट ऑफ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेट, रेशियोज, परसेंटेजेस के फॉर्मेट में डेटा गिवन है तो जीएम को बेस्ट मेथड माना जाता है, जीएम को बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है ना। इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन ज़्यादातर क्यों पूछा जाता है एग्जाम में? क्योंकि ये क्वेश्चन 2 चैप्टर का पार्ट बन जाता है।
एक तो इस चैप्टर में भी पढ़ लिया आपने, एक आपका चैप्टर है इंडेक्स नंबर, जो सीए फाउंडेशन कर रहे हैं उन बच्चों का एक चैप्टर है इंडेक्स नंबर, सीएमए वालों का नहीं है। सीए फाउंडेशन में एक चैप्टर है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स में जाकर के देखो आपको दिखेगा इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स नंबर के अंदर भी सेम चीज़ लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन 2 चैप्टर को बिलोंग करता है, इसलिए कई बार पूछ लेते हैं कि जब हम इंडेक्स नंबर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, अब ये क्या होता है ये हम इसी चैप्टर में सीखेंगे, इंडेक्स नंबर क्या है, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है। तो वहाँ पर भी हम अलग अलग एवरेजेस का यूज़ करते हैं, एम का यूज़ करते हैं। तो उधर भी क्या माना जाता है कि जीएम को बेस्ट माना जाता है अगर हमें कंस्ट्रक्शन करनी है इंडेक्स नंबर्स की। फिर इट इज़ मोस्ट सूटेबल एवरेज टू बी यूज्ड व्हेन इट इज़ डिजायर्ड टू गिव मोर वेटेज टू स्मॉलर आइटम। अगर आपको छोटे आइटम को ज़्यादा वेटेज देनी है तो आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करो, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन क्या करता है, छोटे आइटम को ज़्यादा वेटेज देता है, इसलिए तो कम होता है। अर्थमेटिक मीन से कम क्यों आता है, क्योंकि छोटी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा वेटेज देता है। यानी कि अगर आपकी प्रायोरिटी है कि छोटी ऑब्जर्वेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए तो ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करो, ठीक है ना। इट इज मोस्ट सूटेबल एवरेज टू बी यूज्ड व्हेन इट इज़ डिजायर्ड टू गिव मोर वेटेज टू स्मॉलर आइटम। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम लोग हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे और चैप्टर को कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए। मीनवाइल मेरे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आज का लेक्चर तो आप लोगों ने देख लिया, जितने बच्चों ने देख लिया है, काफ़ी बच्चे आज के लेक्चर में भी नहीं आए हैं बारिश की वजह से। तो आप लोग अपने मित्रों को, दोस्तों को जो नहीं आए उनको बोल देना कि भाई वो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं यहाँ पे, पहला, दूसरा, आज तीसरा, ये तीनों लेक्चर्स देख लो संडे तक, ठीक है ना। वरना अगली क्लास में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में और आपसे क्वेश्चन होंगे नहीं अगर आप ये लेक्चर्स नहीं देखोगे तो। चलिए बाय बाय, टेक केयर।